दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। इस क्लास में 25 सितंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप देखेंगे, जो एक्चुअली हमारी विशेषताएं हैं कि चीज़ों को एकदम विस्तार पूर्वक जो भी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की, वो तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो आज के इस क्लास में आपको ध्यान रखना है 25 सितंबर से संबंधित जो बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर है उनसे संबंधित तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। अगर आप पहली बार सेशन से जुड़े हैं, पहले आपसे देख लीजिए, पूरा देखना है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा क्या ये सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। इसका निर्धारण आप स्वतः कर पाएंगे। पहले यहां पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जो पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसे देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण था। NIRF रैंकिंग, जो खास करके अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 के संदर्भ में, इसमें एक बड़ी उपलब्धि IIT पटना ने दर्ज किया। और इसी संदर्भ में प्रश्न है कि ओवरऑल श्रेणी में या फिर इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो इसमें कौन सा स्थान मिला है। तो राइट आंसर हमने बतलाया था 36वां स्थान IIT पटना ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए प्राप्त किया है। तो एक बड़ी उपलब्धि में NIRF रैंकिंग 2025 के तहत बिहार के संदर्भ में ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपके बीच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्न में से कहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। अब बताएं कि इसका शिलान्यास कब किया गया था। और हमने आपको क्या बोला है कि अभी जो 71वीं BPSC वाला एग्जाम हुआ है, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा। इससे पहले 70वीं में भी रहा था। प्रूफ हमने दिया 70वीं वाला। तमाम प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। अगर आपने प्रूफ नहीं देखा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम को सर्च कर लीजिए BPSC मेकर नाम से। लगभग 23,000 से अधिक मेंबर है, वहां पर वो प्रूफ आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहां पर अगर हम बात करें, ये चर्चा हम अभी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो अभी 1-2 साल में जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस दृष्टिकोण से हमें अब उसमें बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है, लेकिन 71वीं में अपेक्षाकृत जो प्रश्न थोड़े हार्ड पूछे गए, थोड़ा घुमा के पूछा गया। यहां पर कुछ चीजें जो लिखने की शैली है, प्रश्न को सेट करने की जो शैली है, इसमें बाकायदा हम धीरे धीरे इसको चेंज करेंगे और ये चीजें एकदम उसके अनुरूप होगी। ये चीजें हम पे आप सौंप दीजिए, बस आप पढ़िए। जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना, तैयार करना है। फिलहाल यहां पर देखिए, ये चीजें खबरों में है। शिलान्यास हमने पूछा कि शिलान्यास कब हुआ था, तो ध्यान आपको रखना है। यहां पर क्या लिखा गया कि APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया। बताएं कि इसका शिलान्यास कब किया गया। और एक चीज यहां पर यह भी पूछा गया, निम्न में से कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजेंद्र नगर पटना में, और मार्च 2019 में। यहां पर आप लोग ऐड कर लीजिए राजेंद्र नगर, हम पटना की बात कर रहे हैं इस जगह पे। तो विकल्प नंबर यहां पर हमारा कौन सा सही होता है, वो विकल्प नंबर B सही होता है। मार्च 2019 में इसकी नींव रखी गई थी, शिलान्यास हुआ था। तो ये चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, 21 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ है। 21 एकड़ में बना है, ये खास करके राजेंद्र नगर मतलब एरिया में है, और ये मोइनुल हक स्टेडियम के आसपास ही है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, पटना में। और ये जो नाम दिया गया है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इस साइंस सिटी का नामांकन किया गया। एक महान वैज्ञानिक हमारे देश में जन्मे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। हालांकि यहां पर कुछ बातें और भी हमने लिखा कि ये राष्ट्रपति भी रहे हैं और ये पूरी दुनिया में सम्मान की नजर से देखे जाते हैं। तो यहां पर फिलहाल कहने का मतलब यहां पर यह है कि इनके सम्मान में, इनकी स्मृति में यह नामांकन किया गया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी तथ्यों को हम देखेंगे इनसे संबंधित, लेकिन उससे पहले दरअसल आपको बता दूं कि मार्च 2019 में मोइनुल हक स्टेडियम के पास ये आपको साइंस सिटी का शिलान्यास किया गया था। इन्होंने ही, आपको ध्यान रखना है, मार्च 2019 में किसने, तो नीतीश कुमार के द्वारा यहां पर इसकी नींव रखे गए थे। और इस दिशा में पिछले साल मार्च महीने वाला PDF को या फिर क्लासेस को देखिएगा। मार्च महीने वाला मंथली PDF तो आपके पास होगा ना, 2024 वाला, वहां पर देखिएगा ये चीजें हमने आपको बतलाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
आपको ध्यान रखना कई अन्य नेताओं के साथ लंदन स्थित जो वहाँ का साइंस सिटी है वहाँ पर गए थे, बाकायदा खुद से उसका निरीक्षण किए थे कि किस प्रकार वहाँ चीज़ें संचालित हो रही है, और ये तमाम चीज़ें हमारा पढ़ा हुआ है। अभी चूंकि इसका उद्घाटन हुआ है तो ये चीज़ें पुनः से हमने यहाँ पर शामिल किया है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इस दिशा में कहाँ का दौरा किए थे, कहाँ निरीक्षण किए थे। तो मार्च 2024 में लंदन में इस तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। प्रत्येक दिन आधा घंटा समय दीजिए और ये आप खुद में अपने आप फील कर पाएंगे कि तैयारी बेहतर हुई है। लगभग अगर बीपीएससी एग्जाम की हम बात करें तो लगभग 35 से 38 या फिर कभी कभी 39 या फिर 40 प्रश्न भी पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के। अपेक्षाकृत पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, एक बड़ा पोर्शन है और तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। निश्चिंत रहिए, वो चीज़ें हम पूरा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, यह नई पीढ़ी के लोगों को विज्ञान के प्रति और भी आकर्षित करने और बेहतर साइंस सिटी बनाने का मतलब यहाँ पर निर्देश दिया था जब ये यहाँ पर खास करके निरीक्षण करने को लेकर गए थे। इसके बाद यहाँ पर बेहतर निर्देश देते हुए इसे इस तरह से संचालित करने की बात कही थी और इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर समर्पित किया गया, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक थे। तो बेसिकली जो संबंधित पॉइंट है यहाँ से ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब बात हुई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, कुछ चीज़ें यहाँ से मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए जो खास करके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जन्म कहाँ पर कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1931 को। और इनका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, उपनाम भारत का मिसाइल मैन। आप लोग जानते होंगे जब भी मिसाइल मैन की अगर हम बात करेंगे तो सामने यही चेहरा हमें नजर आएगा। स्नातक विश्वविद्यालय आपको ध्यान रखना है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ मद्रास के। उसके बाद भारत रत्न उन्हें मिला 1997 में। उनकी जो आत्मकथा है, जो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, विंग्स ऑफ फायर, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको हमने लिखा है और ये पूछा हुआ प्रश्न है। पुण्यतिथि की बात करें तो 27 जुलाई 2015 को मेघालय की राजधानी शिलोंग में इनका निधन हुआ। जन्म स्थान रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो इतनी बेसिक पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे। ऐसे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर कई चर्चाएं पहले भी हम कर चुके हैं और कई बार यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये स्लाइड हमने बताया है, ये पूछे हुए पॉइंट हैं, बेसिक से जरूर हैं लेकिन पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को तैयार रखिएगा और भी कई बार अगर चर्चा होगी तो वो चीज़ें और हम एकदम विस्तृत तौर पर देखेंगे। फिलहाल दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ये भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट है कि जरूर पूछा जा सकता है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, एकदम आप उसे कभी ना भूलें। आइए इसको थोड़ा देखते हैं। ये प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखिए इनका नाम है पवन कुमार भीमत्था नहीं बल्कि भीमप्पा बजंथरी, यानी कि विकल्प नंबर कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, विकल्प नंबर ए, पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी। एक्चुअली ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और आपसे अगर क्रम पूछा जाए तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। ये 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाई कोर्ट के। इसके एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनसे पहले 45वें कौन थे, तो विपुल मनुभाई पंचोली 45वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये गुजरात के रहने वाले हैं। आशुतोष कुमार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कृष्णन विनोद चंद्रन के स्थान पर कार्य किए थे और ये अगर हम देखें तो कार्यवाहक थे, इसलिए इसकी गिनती हम नहीं करेंगे। लेकिन 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कृष्णन विनोद चंद्रन, और ये कहां के, तो केरल के रहने वाले थे। मतलब है कृष्णन विनोद चंद्रन 44वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका बिहार के आशुतोष कुमार ने निभाया। फिर नियुक्ति हुई विपुल मनुभाई पंचोली की 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। लेकिन अब हाल ही में देखिए विपुल मनुभाई पंचोली सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जिसके बाद यहां पर आपको ध्यान रखना है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी कार्यरत थे। लेकिन अब पूर्ण रूप से इन्हें मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये चीजों को थोड़ा यहां पर अब एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। सबसे पहले जो इन्हें आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, यही है जिनकी हम बात कर रहे हैं, पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी। तो 21 सितंबर 2025 को इन्हें यानी कि पवन कुमार
भीमप्पा भजंथरी ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली यानी कि विपुल मनोभाई पंचोली का स्थान लिया है। ये चीज ध्यान आपको रखना है। अब यहां पर समझेगा कि वही चीज यहां पर हमने लिखा है कि न्यायमूर्ति पंचोली को हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है, जिसके बाद न्यायमूर्ति भजंथरी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में, लेकिन अभी हाल ही में 21 सितंबर 2025 को पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अस्थायी नियुक्ति की गई है। बात हम कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की। तो अब यहां पर आपको यह समझना है कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के जो मौजूदा वो 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी। यही तो नाम है ना, नाम याद रख लीजिएगा, पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी, जो कि कर्नाटक के हैं। इतना क्लियर है। और यहाँ पर हमने लिखा भी है वे कर्नाटक के रहने वाले हैं। पटना हाईकोर्ट से जुड़ी हुई कई जानकारी, जैसे कि स्थापना 3 फरवरी 1916 को। कई बार यहाँ पर आपको थोड़ा फंसाया जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि पटना हाईकोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था, तो उस स्थिति में भी आपको 3 फरवरी 1916 ही आंसर करना है। एक जानकारी और यहाँ पर देखिए हमने वो मेंशन किया है ताकि आप स्क्रीनशॉट लें या फिर इसका पीडीएफ जब डाउनलोड करें तो ये चीजें आपके समक्ष हो। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा और मेंशन जरूर कीजिएगा। जैसे हम 44वें की बात करें तो केरल के कृष्ण विनोद चंद्रन, 45वें गुजरात के विपुल मनोभाई पंचोली, 46वें कर्नाटक के पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि भारतीय डाक ने पटना उच्च न्यायालय के नाम पर 2015 में एक डाक टिकट जारी किया था। ये डाक टिकट को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न से हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इतना क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, चीजों को इस प्रकार से पढ़िएगा, एकदम याद रहेगा, दिमाग में सेट रहेगा। कभी भी आप ये मत सोचिए कि करंट अफेयर्स जब एग्जाम नजदीक होगा तब हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स भी आपका एक सब्जेक्ट है। अगर इस पे अच्छी पकड़ हो तो ये इतनी क्षमता रखता है कि आपको 100% अंक दिला सकता है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, जैसे मैट्रिक वगैरह में आपने देखा होगा कि किसी स्टूडेंट को 100 में से 100 आ जाता है। तो करंट अफेयर्स में ये क्वालिटी है कि जो पूछे जाएंगे, अगर तैयारी बेहतरीन होगी, समग्र रूप से चीज़ों को आप पढ़े रहेंगे, तो यहाँ पर ये संभावना है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। और अच्छा स्कोर तभी हो पाएगा जब सुनियोजित तरीके से प्रिपरेशन होगी। और इस दिशा में आपके एप्लीकेशन पे, जो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे है, ये कोर्स संचालित हो रहा है। इस कोर्स का नाम है विजेता बैच और एक नॉमिनल सा चार्ज पर, इस कूपन कोड के साथ आप नॉमिनल से चार्ज पर इसको आप ले पाएंगे। और ध्यान रखिए, बिहार के कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं, ये आपका जो कोर्स है आपको भरपूर हेल्प करेगा सारे एग्जाम में, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे खबरों का संकलन होगा और चीजें समग्र रूप से इसमें आपको मिलती है। कोई भी जानकारी चाहिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। इस कोर्स को जरूर ले लीजिएगा। चलिए आते अगले तीसरे प्रश्न पे। देखिए, हालिया नियुक्त भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में निम्न में से किन की नियुक्ति की गई है। पिछले क्लास में यह जानकारी हमने आपको दिया था कि 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब इनके सचिव जो नियुक्त हुए हैं उस संदर्भ में यह प्रश्न है। बेसिकली अगर यहां पर हम बात करें सीपी राधाकृष्णन के सचिव की, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अमित खरे इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आते यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन, जो कि अभी हाल ही में भारत के नए, मेंशन कर लीजिएगा, नए वो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, 15वें राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। आइए यहां पर चीजों को देखते हैं। अच्छा, यहां पर मेंशन भी किया गया है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, जिन्होंने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। लेकिन अभी हाल ही में उनके सचिव के रूप में अमित खरे की नियुक्ति हुई है। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, गला सूख रहा है। चलिए फिर यहां पर हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो बात हम अमित खरे की कर रहे हैं तो 1985 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, झारखंड कैडर के। ये भी चीजों को ध्यान रखना है। और प्रशासनिक अनुभव और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें इन्होंने एक बहुमूल्य योगदान दिया है। तो इसलिए भी यहाँ पर ये शब्द हमने प्रयोग किया, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। नई शिक्षा नीति को लेकर जरूर चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो हमने आपको पढ़ाया, और अभी इस समय नवीनतम जो है ये 2020, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वे सूचना एवं प्रसारण सचिव और शिक्षा सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में भी कार्यरत थे। बात यहाँ पर हम कर रहे हैं अमित खरे की, जो भी हाल ही में 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त हुए हैं। तो इनके बारे में बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट हमने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको बता दूं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए यहाँ पर भारत के प्रथम, अगर इसे एक टॉपिक के रूप में देखें, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, उपराष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति कौन, ये चीजें एक स्लाइड के रूप में आपके समक्ष हमने रखा है। इस स्लाइड में आप इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। खास करके संवैधानिक पदों पर अगर हम बात करें पहले प्रधानमंत्री की, तो जवाहरलाल नेहरू, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इसके बाद उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें की लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया, पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर, पहले राज्यसभा सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले चुनाव आयुक्त, अच्छा ये प्रश्न पूछा हुआ है, सुकुमार सेन, पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात करें तो नारहरि राव, पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगन शेट्टी, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले अटॉर्नी जनरल मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। अच्छा, अभी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, ये प्रश्न हम आपको एक होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अभी इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ आपको कोर्स के तहत मिल जाएगा, उसको जरूर ले लीजिएगा। अच्छा, अभी रिसेंटली बिहार एसएससी सीजीएल के एक बैच लॉन्च हुई एप्लीकेशन पे, प्रॉपर ये कोर्स है, लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा। इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ लिखा गया है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होंगे, नोट्स मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स का जो हमारा मैगजीन आता है वो भी मिलेगा, और इसमें आपको ध्यान रखना टेस्ट सीरीज आदि सभी चीजें, प्रीवियस ईयर पेपर आदि सभी चीजें मिलेंगे। तो विशेषताओं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका लाभ लेने के लिए आप इस कोर्स को जरूर ले लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बैच का जो नाम दिया गया है ये होमगार्ड बैच है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 एग्जाम के लिए। चलिए, अच्छा, इसके अतिरिक्त बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है, आप लोग बोल रहे थे, और इसमें बाकायदा इसको प्रॉपर वे से हम लोग संचालित करेंगे। इसमें जो 3 पेपर होंगे, तीनों का फुल लेंथ टेस्ट अलग अलग सेक्शन का आपको मिलेगा। प्रॉपर वे में आप इसे ऑनलाइन और पीडीएफ के माध्यम से भी दे पाएंगे। और दूसरा यहाँ पर यह कि प्रैक्टिस के लिए हम 120 से अधिक जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो भी आपको मुहैया कराएंगे। तैयारी बेहतरीन तरीके से आपकी हो जाएगी, आप लोग इसे महज 299 रुपये में प्राप्त कर पाएंगे। एक नॉमिनल सा चार्ज है, आपको ध्यान रखना, ये केएफसी के बर्गर के बराबर ये चार्ज है, आप लोग इसे ले सकते हैं। अभी आते अगले प्रश्न पे, सविता भंडारी को किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अच्छा, भंडारी जो टाइटल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा हिंट ले सकते हैं, नेपाल की। अच्छा, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि देश की पहली महिला, बात हम कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल की, पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और अभी नेपाल में जिस प्रकार से जो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को वहाँ की जो जेनजी ने, मतलब खास करके अगर हम बात करें, मतलब विशेष रूप से, मतलब विशेष मतलब कहने मतलब यहाँ पर यह कि इस इतना त्वरित रूप से कहीं भी किसी भी देश में सरकार नहीं गिरी थी जितना नेपाल में एकदम देखने को मिला है। इसकी कुछ तस्वीर यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। यहाँ देख रहे हैं आप, खास करके जो सिंह दरबार है, इसी के अंतर्गत ये संसद भवन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा का पूरा धुआं धुआं हो गया है, लग रहा है कोई फिल्मी सीन है, आप देख सकते हैं। और इसे थोड़ा जूम करके एक और तस्वीर को देखते हैं, आप देख लीजिए, ये आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि फिल्मी तस्वीर है। यहाँ पर ये चीजें आप लोग पहले देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके बीच हमने चीजें को रखा है। तो यहाँ पर जेनजी का ये प्रदर्शन था, खास करके भ्रष्टाचार के खिलाफ, और यहाँ पर नेपो किड्स नाम का एक प्रकार का खास करके जो कैंपेन चलाया गया था, जो खास करके नेताओं के बच्चे विदेशों में रहकर एक आलिशान जिंदगी जी रहे हैं उसी के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी दर पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ी थी। तो परिणाम यही था
कि यहाँ पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में इन्होंने सरकार को ही खत्म कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया। कुछ तस्वीरों को आपने देखा होगा कि नेताओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, हेलीकॉप्टर से बाकायदा लटक के भाग रहे हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिला होगा। फिलहाल इसी का परिणाम है कि अभी हाल ही में सविता भंडारी, जो प्रश्न है कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न अक्टूबर 2025 में, ध्यान रखिए, अक्टूबर 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, भारत इंटरनेशनल, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं राइस कॉन्फ्रेंस की। तो 2025 का जो आयोजन है ये निम्न में से किस शहर में किया जाएगा, ये बेसिकली प्रश्न है। और अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये नई दिल्ली में, अक्टूबर 2025 में ये नई दिल्ली में होना है। तो बात है यहाँ पर प्रश्न के राइट आंसर की, तो विकल्प नंबर डी। अब इसको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, जिसे कि ब्रिक भी कहा जाता है। अच्छा, ब्रिक्स जो खास करके एक संगठन है ब्रिक्स, जिसमें अभी 10 मेंबर हैं, उसका भी नाम पहले ब्रिक ही था। यानी कि ब्रिक का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ब्राजील, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइएगा, ब्रिक अलग है, यहाँ पर बिर्क है, ठीक है। ये मैं कंफ्यूज कर रहा था, ब्रिक अलग है, एक सेकंड रुक जाएगा, ये BRIC ये अलग है, ब्रिक है, यहाँ पर BIRC है। अच्छा, ब्रिक की चलिए चर्चा हो रही है तो थोड़ा चलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, चूंकि चर्चा हम शुरू कर चुके हैं तो खत्म कर देते हैं। जैसे ब्रिक में अगर हम बात करें BRIC, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इसके 4 संस्थापक सदस्य हैं ब्रिक्स के। और अगले साल 2010 में स्थापना के बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, यानी कि साउथ अफ्रीका। तो एस जो अल्फाबेट है इसमें शामिल हुआ, तो ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स। और 2024 में पिछले साल मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई 4 देश इसमें शामिल हुआ। इसकी संख्या बढ़ के 9 हो गई। और इस साल जनवरी 2025 में इसमें इंडोनेशिया शामिल हुआ है। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना, नवीनतम सदस्य में इंडोनेशिया सबसे नया है। 10 इसके सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। लेकिन इसके साझेदार या फिर पार्टनर देशों की संख्या भी 10 है। तो वो चीजें भी हमने आपको पढ़ाया है। तो ब्रिक्स को लेकर ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बात हम करते हैं BIRC की, यानी कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 के स्थान कौन सा है, तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में, जो प्रगति मैदान में है। आयोजन तिथि है 30 से 31 अक्टूबर 2025। आयोजक कौन है, तो भारतीय चावल निर्यातकों की महासंघ, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि एपेडा। उद्देश्य क्या है, तो भारत के चावल निर्यात को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना, साथ ही साथ व्यापारिक संबंधों और निवेशों को सुदृढ़ करना, मजबूत स्थिति में लाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। तो ये चीजें चूंकि ये सम्मेलन के संदर्भ में है तो ध्यान आपको रखना है। लेकिन चूंकि चर्चा यहां पर चावल की हुई है तो आइए एक पॉइंट को देखते हैं कि भारत विश्व में चावल के उत्पादन में कौन से स्थान पर है। चाइना प्रथम स्थान पर है और अपना भारत है दूसरे स्थान पर। देखिए, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और यह विश्व के लगभग 20% चावल उत्पादन में योगदान प्रदान करता है। क्लियर है, इतनी जानकारी को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक न्यूज कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जापान में चावल की खपत जिस प्रकार से मतलब हुई है, उत्पादन में थोड़ी सी कमी आई है, परिणाम स्वरूप वहां पर चावल थोड़े महंगे हुए हैं। और इंडिया में भी जो पैकेट में जो चावल आते हैं, जो खरीदते हैं, अपेक्षाकृत उसका दाम जो है वो लगभग 2 गुना 3 गुना हो चुका है। तो चावल की जो उत्पादन है, मतलब हो सकता है कि उत्पादन कमी हो रही है भारत में भी, मे भी, क्योंकि तभी तो इसका परिणाम ये है, क्योंकि ये रिपोर्ट मेरे पास नहीं है कि उत्पादन कम हो रही है फिर ज़्यादा। लेकिन इतना ध्यान रखिए, पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर, लेकिन बावजूद इसके कीमत जो है वो आसमान पर है। एक अच्छा चावल, जो अगर आप स्टूडेंट हैं, बाहर में रहते हैं, घर से चावल लेकर नहीं जाते हैं, तो एक अच्छा चावल जो मतलब आपको पसंद आएगा तो 50 रुपये से आपको ऊपर ही मिलेगा। जैसे 30-35 में नॉर्मली जो मिलता है वो मतलब खराब क्वालिटी के होते हैं, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, दाम बढ़ा है। लेकिन बेसिकली बात यहाँ पर कहने का यह है कि जापान जापान लेवल के चाइना इसमें पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है उत्पादन में। चलिए अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी निम्न में से कहां पर आयोजित किया गया है। देखिए रुक जाइए एक मिनट।
देखिए, भारतीय सेना का सितंबर 2025 की संदर्भ में बात हो रही है कि भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी नाम से निम्न में से कहां पर अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। तो आप लोग जानते हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि कहां पर है, आपको ध्यान रखना, राजस्थान में। तो विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, ये प्रॉपर स्थल भी पूछा जा सकता था, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सा राज्य। एक चीज समझिएगा, समग्र रूप से तैयारी करने की दिशा में एक ये भी टर्म आपको ध्यान रखना है। जैसे बात यहां पर हो रही इस प्रश्न के संदर्भ में, तो आपको बता दूं, अगर ये आपको मालूम है कि यहां पर तो राज्य पूछा गया, बिल्कुल आसान है, लेकिन प्रॉपर वो स्थान पूछा जाएगा तो वहां पर कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर आप चीजों को वन लाइनर फॉर्मेट पढ़ें, कई सारे बुक मार्केट में मैं देखता हूं ऐसा होता है कि 1000 प्रश्न आपको बुक में रहता है, एकदम प्रश्न है आंसर है, तो वो आपको कभी भी सफलता नहीं दिला सकता है। हाँ, ये संभावना मतलब थोड़ी बहुत जरूर है कि प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाए तो, लेकिन अगर यहाँ पर इसी प्रश्न में प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा जाता, यहाँ पर वो प्रॉपर स्थान रहता, सारे विकल्प में राजस्थान रहता। मान लीजिए आपने राजस्थान याद किया है बुक में पढ़ के, अब सारे विकल्प में राजस्थान है, तो ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज कर जाओगे कि आप विकल्प कौन सा चुने। तो ऐसे में ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रॉपर वो जगह कौन सी है। तो भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी सितंबर 2025 को राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। नाम क्या है अभ्यास का, तो अमोघ फ्यूरी। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा इसका आयोजन हुआ है। स्थान मैंने बताया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, थार मरुस्थल, राजस्थान में। उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न युद्ध उपकरणों और प्रणालियों के समन्वित उपयोग के माध्यम से भारतीय सेना की युद्ध क्षमता तत्परता का प्रदर्शन करना, विशेष रूप से भारतीय सेना का जो कौशल है उसका एक प्रकार से परीक्षण करना, ये इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर यहाँ पर ये आयोजक ध्यान आप रखेंगे। कहाँ पर हुआ, नाम क्या है, तो ये चीजें आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की, ठीक है। खीचन और मेनार आपने नाम सुना होगा। अगर हम रामसर स्थलों की बात करें तो इस समय भारत में रामसर साइट्स की संख्या है 91, ठीक है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी दो नया नाम जुड़ा है, राजस्थान का ही दो आर्द्रभूमि स्थल या फिर क्षेत्र, खीचन और मेनार। यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये दोनों 2025 में 4 जून को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। पहले 89 हुआ करती थी, अब ये 91 है, यहाँ पर हमने लिखा है। और ऐसे में जो कि यहाँ पर एक पॉइंट हमने मेंशन किया है कि एशियाई देशों में सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो भारत में है। क्लियर है, दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। अब इसी चीज को अगर हम बिहार के संदर्भ में देखते हैं तो बिहार में रामसर साइट की संख्या कितनी है, कई बार हमने पढ़ाया है, 3 है इसकी संख्या। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, वो 3 कौन कौन सा है। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 3 जो नाम है वो कौन कौन सा है वो मैं बता दूं। तो नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि बिहार के जमुई में है। पिछले साल आपको ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2023 में, पिछले साल नहीं बल्कि 2023 में इसमें शामिल हुआ था। अच्छा, ये तो दूसरा और तीसरा था, लेकिन पहला है कांवर झील जो बेगूसराय में है। ये पहला स्थल है, वो आपको यहां पर दिखेगा। बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील अब तक बिहार की पहली व एकमात्र रामसर साइट थी। नवंबर 2020 में इसे मान्यता मिली थी, ये चीज यहां पर मेंशन किया गया है। तो अब आप बोल सकते हैं कि फाइनली बिहार में 3 रामसर साइट है, पूरे भारत में 91, लेकिन बिहार में इसकी संख्या 3 है। पहला कांवर झील, फिर दूसरा और तीसरा जो है वो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। तो एक तो है यहाँ पर बेगूसराय में, और दूसरा तीसरा कहाँ पर है, तो जमुई में। अच्छा, जिस पक्षी को आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गौरैया है, बहुत प्यारी पक्षी है, ध्यान रखिएगा, बिहार की राजकीय पक्षी है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। शुरुआत हुई है 2010 में, इस चीज को भूलना नहीं है। और एक बात और, यहां पर विश्व गौरैया दिवस की बात हुई है, तो इस साल विश्व गौरैया दिवस का थीम क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष गौरैया दिवस का थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, और ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगले प्रश्न पे आते हैं, हालिया लिखित पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है भारत रत्न भूपेन हजारिका। पुस्तक का ही नाम है भारत रत्न भूपेन हजारिका। इसके लेखक या फिर लेखिका निम्न में से कौन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिल चुका है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, पहले आंसर देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अनुराधा शर्मा इसका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी को यहां पर आप लोग टिक कर लीजिए, विकल्प नंबर बी ही इसका करेक्ट है। इस बुक के कवर पेज को
यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, भूपेन हजारिका भारत के महान गायक, संगीतकार और फिल्म निदेशक थे। और आपको बता दूं, उनकी जीवनी और संगीत यात्रा पर आधारित पुस्तक भारत रत्न भूपेन हजारिका हाल ही में अनुराधा शर्मा द्वारा लिखी गई है। एक सेकंड रुकिएगा, अनुराधा शर्मा द्वारा, हाँ, अनुराधा शर्मा द्वारा ही लिखी गई है। और एक बात और, इनका जो पूरा नाम है ये अनुराधा शर्मा, कई बार आपको दिखेगा पुजारी, अनुराधा शर्मा पुजारी, ये इनका पूरा नाम है। अच्छा, पुस्तक में उनके व्यक्तिगत जीवन, संगीत की दृष्टि, समाज सेवा और राष्ट्रीय योगदान को विस्तार से पेश किया गया है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है जिसके बारे में इसमें विस्तार से चर्चाएं की गई है। क्लियर है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे कि भूपेन हजारिका को उनके संगीत और सामाजिक योगदान के लिए, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2019 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। इस चीज को यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अच्छा, बात अगर हम करें 2019 की, चूंकि 2019 को लेकर चर्चा हो रही है, तो 2019 में भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले 3 प्रमुख व्यक्तित्व में अगर हम देखें, अच्छा एक चीज पहले, उससे पहले ये जान लीजिए, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। आपको बता दूं, 1954 वही ईस्वी है जब भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। और ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। जो बात हम कर रहे हैं, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। तो यहां पर ध्यान रखिए, इसमें प्रावधान है कि किसी भी वर्ष में केवल 3 व्यक्तित्व को ही, 3 महान हस्ती को ही अधिकतम भारत रत्न दिया जा सकता है। लेकिन यहां पर समझिएगा, जैसे बात 2019 की हुई है, तो 3 नाम जो आपको दिखेगा, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, ये तो चीजें यहां पर आपको 2019 के संदर्भ में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 2019 के बाद डायरेक्ट आपको 2024 में भारत रत्न देखने को मिलता है। अभी यहां पर आप देखेंगे 2024 वाले सूची को। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अच्छा, यहां पर पहले ये देख लीजिए कि अब तक 53 महान हस्ती को भारत रत्न मिल चुका है। शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था 1954 में। अच्छा, इससे पहले, अच्छा वही जानकारी लिखा गया 2019 के संदर्भ में। अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, बात जो हम कर रहे हैं 2024 को लेकर, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि 2024 में 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसी साल के लिए 5 मिला है। मैंने आपको क्या बोला कि एक साल में 3 को ही दिया जा सकता है। लेकिन ये जो 5 नाम अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो पिछले साल को कवर करते हुए, मतलब ये आपको ध्यान रखना, पिछला जो छोड़ा हुआ है उनको यहाँ पर शामिल किया गया। तो सबसे पहले घोषणा हुई थी जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को लेकर 49वां भारत रत्न के संदर्भ में, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, और इसके बाद आपको दिखेगा नाम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। इन सभी को यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। और जो ये शख्स आप देख रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, आपको ध्यान रखना है, कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें भारत रत्न मिला। सबसे पहले इन्हीं के नाम की ही घोषणा हुई थी 2024 में। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और कर्पूरी ठाकुर के ही कार्यकाल में 1978 में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत में बल्कि बिहार में सबसे पहले शराबबंदी लागू हुई थी। हालांकि 1979 में समाप्त हो गया। दूसरे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बिहार के वैसे दूसरे मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है। अब ये कब लागू हुआ है, कब आंशिक रूप से लागू हुआ था, कब पूर्ण रूप से, तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। द लेसेंट पत्रिका में एक रिपोर्ट आई थी बिहार के शराबबंदी पर, उसमें बहुत ज्यादा तारीफ किया गया और उसमें कई बातें ये भी लिखी गई कि परिणाम स्वरूप यहाँ पर कुछ क्राइम, घरेलू हिंसा और भी कई चीजों में सुधार हुआ है। द लेसेंट का एक रिपोर्ट था, हमने चर्चाएं आपके बीच किया था। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बात हम कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी की, तो इस संदर्भ में एक प्रश्न मेरे दृष्टिकोण से यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद अगर भाजपाई नेताओं में देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता हैं। भारत रत्न की बात हम कर रहे हैं, यहां पर देखिए हमने मेंशन भी कर दिया है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक जो गीत है ब्रिंग इट होम का अनावरण किया है। इस गीत को किस प्रसिद्ध भारतीय
गायिका ने गाया है? सबसे पहले ये पूछा जा सकता है आपसे कि आधिकारिक जो गीत है, जो ऑफिशियल सॉन्ग है, वो क्या है? तो यहाँ पर ब्रिंग इट होम, लेकिन गाया किन के द्वारा गया है? तो श्रेया घोषाल। देखिए कौन सा विकल्प में है? तो विकल्प नंबर सी में है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। आइए तथ्यों को यहाँ पर देखते हैं। और बात हो रही है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। श्रेया घोषाल को आप लोग जानते होंगे, परिचय आपकी पहले से होंगी, तस्वीर को देख रहे हैं तो याद आपको आ गया होगा। देखिए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को भारतीय सिंगर श्रेया घोषाल ने गाया है, जो कि यह गीत महिला क्रिकेट की एकता, संघर्ष और उत्साह के प्रति या फिर इसको उजागर करता है। अब ये तो बात यहाँ पर इसके गीत को लेकर हो गई, लेकिन आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, ये वनडे क्रिकेट की बात हो रही है। अब यहाँ पर समझना है कि इसका जो आयोजन है कब होगा, किसकी मेजबानी में होगा। देखिए भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में ये आयोजन होना है। ये चौथी बार होगा जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। चौथी नहीं बल्कि तीसरी बार होगा। यहाँ पर देखिए वो चीज़ें हमने मेंशन किया है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये 30 सितंबर से शुरू होगा और 2 नवंबर 2025 तक ये जारी होगा, मतलब ये आयोजित होगा। टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। हालांकि भारत इससे पहले 1978 फिर 1997 में इसकी मेजबानी कर चुका है। ये तीसरी बार होगा जब संयुक्त रूप से श्रीलंका के साथ मिलकर भारत इसकी मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिता को लेकर तो जानकारी हम आपको देंगे ही देंगे, लेकिन जब ये समाप्त हो जाएगा तब। अभी तो मतलब ये घोषणा हुई है, मतलब ये बातें निकल कर, घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन ये चीजें अभी हम बतला रहे हैं कि 30 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। कुछ और विशेष बातों को देखते हैं। जब ये प्रतियोगिता संपन्न होगी तो चीजों को हम देखेंगे, लेकिन अगर महिला क्रिकेट विश्व कप में अगर हम देखते हैं तो ये इसका 13वां संस्करण होगा। और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम जो है ये क्रिकेट विश्व कप, वनडे विश्व कप की अगर हम बात करें तो सबसे सफल टीम है। 7 बार, 13 संस्करण में से 7 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। ये चीज ध्यान आपको रखना है। 7 बार विजेता बनी, इंग्लैंड 4 बार, तो कितना हो गया? 7 4 11 हो गया 13 में से। हालांकि भारत 2 बार फाइनल में जरूर पहुंचा है, भारतीय महिला टीम, लेकिन जीत नहीं पाया, यानी कि पराजित हो गया। फाइनल की हम बात कर रहे हैं। आइए यहाँ पर वो चीजों को हमने आपके बीच रखा है। देखिए कहां पर, हाँ यहाँ पर हमने लिखा है कि भारत अभी तक महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये नहीं जीत पाया। हालांकि 2017 में फाइनल तक का सफर भी किया था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें हार मिली थी। तो इन बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज रुकिएगा, यहाँ एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है ये तीसरी बार है भारत इसकी मेजबानी करेगा। यहाँ पर लिखा गया चौथी बार, ये तीसरी बार होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा। तीसरी बार इसकी मेजबानी में आयोजन होना है, मतलब 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक। तो इतनी बातों को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने आपको पढ़ाया हुआ ये पॉइंट है, ये स्लाइड। प्रचार प्रसार के लिए अभी हाल ही में आईसीसी ने गूगल के साथ एक साझेदारी किया है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो पॉइंट के रूप में इसे जरूर ध्यान रखना है। और क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था वो आईसीसी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया जो देश की मानव संसाधन क्षमता और कौशल और प्रतिभा विकास का सूचक है। यानी कि भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में? तो इस रैंकिंग में भारत को मिला है 63वां स्थान। विकल्प नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग देशों की मानव संसाधन क्षमता, ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन क्षमता, पेशेवर कौशल और इसके अतिरिक्त शिक्षा और नौकरी के अवसर के आधार पर इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट या फिर ये रैंकिंग तैयार होती है। अब यहाँ पर समझना यह है कि 2025 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में सामान्य स्तर का प्रदर्शन ये दर्शाता है, जो कि निचले पायदान में इसमें भारत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान आपको रखना है। इस रैंकिंग में शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और प्रतिभा आकर्षण जैसे पहलुओं को मापा जाता है। यहाँ पर कुछ चीजें हमने और भी मेंशन किया था, लेकिन आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना कि भारत में युवा शक्ति की उपलब्धता अच्छी है, लेकिन कौशल विकास और नवाचार यानी कि इनोवेशन और साथ ही साथ पेशेवर प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता इस रिपोर्ट में
बतलाई गई है, जो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट या फिर रैंकिंग जो आई है भारत के संदर्भ में, इसको लेकर ये कहा गया है कि युवा शक्ति की उपलब्धता तो भारत में है, लेकिन कौशल विकास, नवाचार और पेशेवर प्रशिक्षण जो होते हैं, जो ट्रेनिंग है, उसकी आवश्यकता बताई गई है यहाँ पर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, ये रैंकिंग जो आई है, इसमें स्विट्जरलैंड लगातार 10वें साल 100 में 100 अंक के साथ इसमें पहले स्थान पर है। फिर लग्जमबर्ग है, फिर आइसलैंड है तीसरे स्थान पर। हालांकि यहाँ पर ये टॉप 10 की सूची आपके बीच है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको एक ध्यान रखना यह है कि स्विट्जरलैंड जो है वो लगातार 10वीं बार है जब इसमें खास करके पहली स्थान पर है। तो क्लियर, इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव का जो आयोजन है अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो सिरारा खोंग हथेई मिर्च का जो संबंध है ये मणिपुर से है। यहीं पर अभी हाल ही में एक महोत्सव का आयोजित हुआ है। देखिए यहाँ पर एक टर्म हमने इस्तेमाल किया, स्थानीय फसल को बढ़ावा देने को लेकर। वैसे स्थानीय फसल जिसे मूल रूप से जीआई टैग मिल चुका है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो और दिमाग में आपका सेट हो। विश्लेषण पढ़ने से तो यही चीजें होता है कि आप देखते हैं ये चीजें आपके दिमाग में सेट होता है। रिवीजन जरूर कीजिएगा, रिवीजन अति आवश्यक है। आपको रिवीजन करने के लिए एप्लीकेशन पे फ्री में क्विज उपलब्ध कराया जाता है प्रत्येक दिन। अब ध्यान दीजिए कि सिरारा खोंग हथेई मिर्च जो है मणिपुर की एक प्रसिद्ध जीआई टैग वाली फसल है। हालिया आयोजित इस महोत्सव का जो उद्देश्य ये स्थानीय किसानों की आमदनी बढ़ाना और इस फसल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना एक मूल उद्देश्य है। और जो अभी हाल ही महोत्सव आयोजित हुआ, ये महोत्सव में अगर हम देखें या फिर कार्यक्रम में मिर्च से बनी विशेष या फिर विभिन्न डिशेज, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं आदि यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो मूलतः बात यहाँ पर यह है कि ये इसी के सम्मान में इसको बढ़ावा देने को लेकर जीआई टैग से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने को लेकर ये पहल था। और यहाँ पर पहल की बात अगर हम करें तो स्थानीय कृषि, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को एक प्रकार से जोड़ने का प्रयास है। मतलब मणिपुर सरकार का एक प्रयास है और साथ ही साथ किसानों को प्रोत्साहित करना और युवा वर्ग, जो युवा पीढ़ी है, इसे कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए उनमें खास करके अगर हम बात करें तो जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस प्रकार का भी पहल किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पर जीआई टैग की हुई है। बिहार के संदर्भ में हमने कई बार आपको जानकारी दिया कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला है, लेकिन 2025 में नवीनतम जो उत्पाद है वो गया जिले का पत्थर कट्टी कला है, स्टोन आर्ट है। उसको ध्यान में रखिएगा, वो नवीनतम उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के, पांडुलिपि आप समझ रहे हैं, हमने कई बार आपको बताया है। तो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के या फिर और उसके संरक्षण में तेजी लाने तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के लिए हाल ही में इनके द्वारा ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो ज्ञान भारतम पोर्टल की चर्चा पहले भी हम किए हैं एक बार। ऐसे में ध्यान आपको रखना है कि नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई। एक प्रश्न और है, इसे भी देख लेते हैं कि भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है जिसने अपने कौशल, ई लर्निंग और साथ ही साथ टेली मेडिसिन सुविधाओं में द विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू किया है? ध्यान रखिए, द विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू किया है। तो इसका नाम है एम्स नई दिल्ली। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आज के इस क्लास में इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया और यहाँ पर विशेष रूप से जो पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की, उन सारे बिंदुओं को भी हमने यहाँ पर देखा है। अगर आप बीपीएससी मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, करंट अफेयर्स का एक बेहतर कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो आप इसको जरूर ले लीजिएगा। एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। अगर इसे आप लेते हैं तो प्रीलिम्स के लिए लेने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स का मटेरियल इसी में आपको मिल जाएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं आज के इस क्लास के प्रश्न पे। देखिए, किस योजना के तहत, ये प्रश्न है, किस योजना के तहत पूर्वी क्षेत्र का, बिहार के पूर्वी क्षेत्र में एक हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, जो योजना है उसका नाम क्या है। दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और ये सेशन कैसा लगा कृपया जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।